नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेरिवेटिव्स एंड फाइनेंस बाय प्रोफेसर एनके निगम के चैनल पर। आज हम बात करने जाएंगे एनपीएस के ऊपर, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के ऊपर। आज हम जानेंगे कि एनपीएस होता क्या है, इससे आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कितने तथ्य हैं, टैक्स बेनिफिट्स और भी बहुत चीजें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। अब चलिए ये समझते हैं कि एनपीएस कब स्टार्ट हुई। साल 2003 में अटल वाजपेयी की सरकार के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा पीएफआरडीए एक संस्था गठन की गई, जिसका उद्देश्य था कि नई पेंशन स्कीम को लागू करना और ओल्ड पेंशन स्कीम जो चल रही थी उसमें क्या क्या सुधार करना। 10 सितंबर 2003 को ये संस्था शुरुआत की गई थी। 22 दिसंबर 2003 को पीएफआरडीए ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक रिपोर्ट सबमिट करी एनपीएस के फॉर्म में, जो आज हम सब जानते हैं न्यू पेंशन स्कीम। उस स्कीम में सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो सेंट्रल में काम कर रहे थे उनके लिए ये सर्विस लागू की गई थी, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम से काफी अलग थी, जिसके तहत जो भी एम्प्लॉयज 1 अप्रैल 2004 के बाद अपॉइंट होते हैं सेंट्रली, वो इसका लाभ उठा सकते हैं। बाद में 2009 1 जुलाई को यह स्कीम को बदल दिया गया था, जिसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे एम्प्लॉयज को भी इंक्लूड किया गया। एनपीएस में कुछ फीचर्स हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे कोई भी इन्वेस्टर इसमें सब्सक्राइब करता है एनपीएस के थ्रू, उसे एक पीआरएएन यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर अलॉट किया जाता है। यह अकाउंट नंबर इंडिया में किसी भी लोकेशन से आप एक्सेस कर सकते हैं और ये कभी भी चेंज नहीं होता, ये आपका कांस्टेंट रहता है। पीआरएएन में 2 फैसिलिटीज दी गई है अकाउंट की, टीयर 1 अकाउंट और टीयर 2 अकाउंट। टीयर 1 अकाउंट स्पेसिफिकली सिर्फ रिटायरमेंट पर्सपेक्टिव से बनाई गई है। इसमें आप मनी विड्रॉ नहीं कर सकते, आप इसमें टैक्स बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं जो भी आपको एटीसीसी सेक्शन और एटीसीसीई में दी गई है। दूसरी टीयर 2 अकाउंट फैसिलिटी जो है वो एक तरह की म्यूचुअल फंड अकाउंट स्कीम की तरह काम करती है, जिसमें आप न केवल रिटायरमेंट स्कीम बल्कि उसमें आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको विड्रॉवल की लिमिट दी गई है और जिसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलती है। यह उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई है जो लोग ज्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी के लिए काम करते हैं, यानी कि ऐसे जगह निवेश करना पसंद करते हैं जो ज्यादा रिस्कियर एसेट्स है, यानी कि इक्विटीज हो गए और ऐसे मार्केट्स जहां पर रिस्क प्रोपोर्शन काफी हाई होती है। आपके दिमाग में ये सवाल आ रही होगी अकाउंट ओपनिंग के तहत कि आप किस तरह से अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसमें कुछ प्रोविजन दी गई है पीएफआरडीए के द्वारा। आप इसमें मल्टीपल अकाउंट ओपन नहीं करा सकते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि कोई एक सब्सक्राइबर एक से ज्यादा अकाउंट ओपन नहीं करा सकता। सेकंड, इसमें एचयूएफ फैमिली यानी कि हिंदू अनडिवाइड फैमिली अकाउंट ओपन नहीं करा सकते। अब आप ये भी पूछ रहे होंगे कि क्या कोई एनआरआई इसमें अकाउंट ओपन करा सकता है? जी बिल्कुल करा सकता है। कोई भी एनआरआई 2009 में जो चेंजेस आए थे उसमें कोई भी एनआरआई अपने इसमें अकाउंट ओपन करा सकता है जो इंडिया में ऑपरेट कर रहा हो या फिर बाहर भी ऑपरेट कर रहा हो। अब हम एनपीएस के अगले पड़ाव पर चलते हैं। यहां पर हम जानेंगे कि पीएफआरडीए द्वारा जमा की गई राशि जो भी एनपीएस में होती है वो पीएफआरडीए कहां इन्वेस्ट करती है। जनरली वो 4 सेक्टर्स होते हैं जहां पर पीएफआरडीए अपने पैसे, जहां पर एनपीएस के पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। इक्विटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें इक्विटीज और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में काफी हाईली रिस्क रहती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिस्क प्रोपोर्शन काफी कम है। यहां पर इन्वेस्टर्स को 2 चॉइसेस भी दिए गए हैं अकाउंट ओपनिंग के तहत, जहां पर वो अपना पैसा खुद से जहां चाहे वो अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं इन चारों सेक्टर में। यहां पर 2 चॉइसेस इस प्रकार है। पहला होता है एक्टिव चॉइस और दूसरा है ऑटो चॉइस। पहले हम जानेंगे कि ये एक्टिव चॉइस में क्या होता है। एक्टिव चॉइस के तहत आपको ये आजादी मिलती है, यानी कि जो भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये पूर्णतः आजादी मिलती है कि वो अपने पैसे जितने भी हैं वो प्रोपोर्शनेट किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम स्लैब रेट इक्विटीज की 75% दी गई है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 100% यानी कि 100% आप पैसे जमा पूंजी राशि वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक क्लॉज बनाई गई है पीएफआरडीए द्वारा जो ये कहता है कि अगर आपकी उम्र 50 साल जब हो जाती है तो आपने जो भी पैसे इक्विटीज में लगा रखे वो धीरे धीरे क्रमशः कम होने लगती है। यानी कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि आपने 40%
अपना कॉर्पस, अपनी पूंजी की इक्विटीज में लगा रखी है, तो आपके 50 साल उम्र होने के बाद धीरे धीरे घटती जाएगी 60 साल उम्र तक। ऑटो चॉइस में 3 प्रकार पीएफआरडीए ने दर्शाया है। सबसे पहला एग्रेसिव चॉइस। एग्रेसिव चॉइस उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो ज्यादा रिस्क चाहते हैं, यानी कि जो ज्यादा रिस्क और रिटर्न के लिए खेलते हैं मार्केट में। तो इसमें इक्विटी की प्रतिशत 75% दी गई है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 10% और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 15% की कॉर्पस मैक्सिमम लिमिट दी गई है। उसी तरह दूसरी लाइफ साइकिल चॉइस होती है मॉडरेट लाइफ साइकिल, जिसमें ये रिस्क और रिटर्न दोनों को मिनिमाइज करते हुए एक बैलेंस फंड की तरह काम करती है, जिसमें इक्विटी की प्रतिशत घटकर 50 हो जाती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 30% और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 20% की मैक्सिमम लिमिट दी गई है। और लास्ट में हमारे पास जो सबसे लीस्ट रिस्कियर है वो है कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल, जिसमें इक्विटी की प्रतिशत सबसे कम दी गई है, यानी कि 25%, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की 45% और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की 30% दी गई है। ये कॉर्पस जो भी शिफ्ट किए गए हैं, इसमें एक निर्देश दिए गए हैं पीएफआरडीए द्वारा कि आपकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, या फिर आपने कम से कम 5 साल तक इन्वेस्ट कर रखा है एनपीएस अकाउंट में, तभी आपको ये लिमिट दी गई है। अब हम जानेंगे कि अगर आप एनपीएस से अपना पैसा निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं 60 की उम्र से पहले या 60 की उम्र में। जनरली हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जब हमें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, या कभी इमरजेंसी में हमें जब लिक्विड फंड्स की जरूरत होगी, तो उनको पूरा करने के लिए पीएफआरडीए ने कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कि टीयर 1 अकाउंट्स में लागू होते हैं। टीयर 1 अकाउंट्स के होल्डरों को अगर पैसे बीच में, यानी कि अपने इन्वेस्टमेंट स्कीम के बीच अंतराल में अगर उन्हें पैसे की जरूरत थी और वो अगर निकालना चाह रहे हैं या कि विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो उसमें 2 चॉइसेस हैं। या फिर आप 60 की उम्र से पहले हो, या फिर आप 60 की उम्र में ये पैसे निकालना चाह रहे हैं। 60 की उम्र से पहले इन्वेस्टर्स लोगों को 20% की मैक्सिमम लिमिट दी गई है अपने कॉर्पस में कि उतने आप पैसे निकाल कर सकते हैं। 60 की उम्र के वाले लोगों को मैक्सिमम लिमिट 60% बढ़ाकर कर दी गई है, यानी कि आपका कॉर्पस जितना भी है उसमें आप 60% पैसे अपने निकाल सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि यदि आप अपने पैसे निकाल लेते हैं तो आपका एनपीएस अकाउंट बंद हो जाएगा, या तो फ्रीज हो जाएगा, या फिर वो कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। पीएफआरडीए ने ये छूट दे रखी है कि यदि आप निकास करते हैं अपने एनपीएस अकाउंट से तो आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। अब फिर से जो बैलेंस फंड है उससे आप कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर फर्दर फ्यूचर सेविंग स्कीम के लिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि आप अपना एनपीएस अकाउंट कैसे ओपन करा सकते हैं। एनपीएस अकाउंट ओपन कराने के 2 तरीके हैं, एक ऑनलाइन प्रोसीजर है और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन में आप enps.nsdl.com में जाकर के आप वहां पर कंट्रीब्यूशन या एनपीएस स्कीम के तहत आप अपना लॉगिन करा सकते हैं। वहां पर आपको अटल पेंशन स्कीम की भी सुविधा दी गई है, जो आपको सीधा एनपीएस की साइट पर ले जाती है, जहां पर आप अपना डिटेल्स भर के आपको लॉगिन और आईडी पासवर्ड मिलता है, जिसके थ्रू आप अपना एनपीएस खुद ब खुद अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है जो भी आपका निजी सेविंग बैंक अकाउंट है, जहां पर आपका जो भी आपका बैंक है उसके थ्रू आप ओपन करा सकते हैं। सरकार पीएफआरडीए ने इसकी सुविधा दे रखी है कुछ चंद बैंकों को, जो एसबीआई, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंक है, जिसके थ्रू आप अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जिसमें आपको एक फंड मैनेजर की भी सुविधा मिलती है जो आपको गाइड करता है कि आपका एनपीएस अकाउंट कैसे चल रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसकी क्या प्रेजेंट वैल्यू है और उसकी क्या आपको बेनिफिट या ग्रोथ मिल रहा है टाइम टू टाइम। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आप अपना स्कीम मैनेजर या फंड मैनेजर और स्कीम प्रेफरेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं या उसमें कैसे बदलाव ला सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू एनपीएस में अकाउंट खोल रखा है तो आप अपने पीआरएएन नंबर और लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके वहां पर कंट्रीब्यूशन टैब के थ्रू आप अपना फंड मैनेजर आप अपना स्कीम ऑफ प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। यदि आपने ऑफलाइन पोर्टल के थ्रू यानी कि किसी बैंक के थ्रू या फिर किसी फंड मैनेजर थ्रू अगर ये बदलाव कर रखा है तो आप बैंक में जाकर के अपने फंड मैनेजर को चेंज कर सकते हैं और एक एप्लीकेशन के द्वारा आप अपनी स्कीम में भी बदलाव ला सकते हैं। पीएफआरडीए ने छूट दे रखी है हर निवेशकों को कि वो अपने फंड मैनेजर
हर साल में एक बार चेंज कर सकते हैं और स्कीम प्रेफरेंस साल में 2 बार चेंज कर सकते हैं। अब जैसा कि आपने जाना कि हम अपना स्कीम प्रेफरेंस और फंड मैनेजर कैसे चेंज कर सकते हैं, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इसी के थ्रू आप अपना कॉर्पस अमाउंट जो आप मंथली पेमेंट कर रहे हैं एनपीएस में इसी के द्वारा चेंज कर सकते हैं। ये भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रदान की गई है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि आप एनपीएस में 10,000 रुपए की 10,000 रुपए मंथली प्रति राशि अपने एनपीएस अकाउंट में जमा करवाते हैं, आपकी राशि को बढ़ोतरी करने, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होने के साथ साथ कई लोग होते हैं जो एनपीएस में अपना राशि बढ़ोतरी करते हैं। तो यदि आप 10,000 से 15,000 अपनी राशि बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन के थ्रू डायरेक्टली जाकर के कंट्रीब्यूशन टैब में कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन मोड के थ्रू अपने एनपीएस अकाउंट खोल रखा है तो वो आप डायरेक्टली फंड मैनेजर को कॉन्टेक्ट करके चेंज करा सकते हैं। वो आपका काम 1 या 2 दिनों में चेंज हो जाएगा। अब आइए हम जानते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम पे अपनी आप मैच्योरिटी कैसे क्लेम कर सकते हैं। मैच्योरिटी क्लेम करने की पूरी जिम्मेदारी सीआरए को दी गई है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। आपकी रिटायरमेंट के या फिर आपके मैच्योरिटी के एनपीएस के मैच्योरिटी के 6 महीने पहले सीआरए आपसे कांटेक्ट करती है। जो भी सब्सक्राइबर होते हैं उनसे कांटेक्ट करती है 6 महीने पहले, जिन्हें वो यूजर आईडी प्रोवाइड करती है। उस यूजर आईडी और साथ में जो आपकी लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है, उसके थ्रू आप लॉगिन करके सारा ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू आप अपनी मैच्योरिटी क्लेम कर सकते हैं। सीआरए ने ये निर्देश दे रखा है कि ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही चलेगा। अगर आपने निजी बैंक के थ्रू करा रखा है तो भी प्रोसेस सेम ही होगा, जो कि आपको फंड मैनेजर के गाइडेंस के द्वारा किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चार्जेस लगते हैं। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जो हमेशा आए दिनों हम हर बैंक में ओपनिंग अकाउंट चार्जेस लगते हैं, उसे हम आप डिस्कस करेंगे। यहाँ पर चार्जेस 200 रुपए लगते हैं आपके अकाउंट ओपनिंग के। इसके साथ साथ आपकी रिकरिंग ट्रांजेक्शन चार्जेस 0.25% है, जिसका न्यूनतम वैल्यू 20 रुपए से लेकर के मैक्सिमम लिमिट 25,000 तक सेट की गई है पीएफआरडीए के द्वारा। अब हम जानेंगे एन्युटी के कॉन्सेप्ट। जैसे कि हमने पहले आपको दर्शाया कि आप 60 की उम्र में अपने पूरे इन्वेस्टमेंट प्लान का 60% पैसा एज ए रिटायरमेंट बेनिफिट निकाल सकते हैं। तो बाकी के 40% पैसे आपको एन्युटी के फॉर्म में, यानी कि मंथली पेंशन या फिर ऐसा कहें कि मंथली सैलरी के फॉर्म में आप लाइफ टाइम के लिए उसका लाभ उठा सकते हैं, जिसमें आपके ये बेनिफिट ऑफ स्पाउस भी मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स हैं एनपीएस में। जनरली मैक्सिमम टैक्स सेविंग लिमिट जो होती है अंडर सेक्शन 80 सीसीई के तहत आपको 1.5 लाख तक दी गई है, और एक्सटेंशन 50,000 की लिमिट सेक्शन 80 सीसी अंडर सेक्शन 1 में आप एक्स्ट्रा 50,000 का लिमिट उठा सकते हैं। तो आज आपने जाना कि एनपीएस में क्या होता है, एनपीएस अकाउंट कैसे खुलता है, आप एनपीएस का लाभ कैसे उठा सकते हैं, टैक्सेशन बेनिफिट्स उसमें किस प्रकार के अकाउंट्स हो सकते हैं, और एनपीएस में आप कैसे फ्यूचर प्लान्स कर सकते हैं। किस टाइप के इन्वेस्टर्स जो कि या तो रिस्क प्रोफाइल में है, ज्यादा बिलीव करते हैं, या फिर जो रिस्क एवर्स लोग हैं, वो इस एनपीएस का कैसे लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।